नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज अपने यूट्यूब चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ये बहुत ही खास टॉपिक जिसका नाम है राज्य एवं मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। राज्य के मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया आप लोगों को कि राज्य का जो शासन है वो किस प्रकार से किस अनुच्छेद में है वर्णन और किस भाग में वर्णन है। तो राज्य का शासन जो है भाग 6 में है और इससे पहले हमने भाग 5 तक 1 से भाग 5 तक पूरा कवर कराया आप लोगों को। और हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं भाग 6 को स्टार्ट किए हुए हैं और भाग 6 में हमारा क्या है, राज्य का शासन है। और राज्य के शासन में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, तो राज्यपाल के बारे में पढ़े, राज्यपाल के कार्य एवं शक्ति के बारे में पढ़े। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं राज्य का जो मंत्री परिषद होता है एवं मुख्यमंत्री होते हैं, इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 162 तक कवर किया था और आज जो हम लोग 162 के बाद यानी 163 से हम लोग जो है आगे पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए ये भाग 6 चल रहा है और भाग 6 में हमारा क्या आता है, राज्य का शासन आता है। और राज्य के शासन में हमारे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जितने भी विधानसभा, विधानमंडल, ये सभी हमारे राज्य के शासन के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग भाग 6 पढ़ने वाले हैं और भाग 6 में क्या हमारा आज का टॉपिक है, राज्य मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री। इसी टॉपिक में हम लोग महाधिवक्ता के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग महाधिवक्ता के बारे में भी जानेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें, ताकि आप लोग को इस वीडियो में पूरा जानकारी जो भी दिया जाता है वो आप लोग तक पहुंच सके, आप लोग अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो आइए ऐसे क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्य का मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में लोग जानेंगे। अनुच्छेद 163, देखिए अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के, राज्य का हम लोग पिछले भाग 5 में पढ़े थे कि संघ के बारे में, तो संघ का मंत्री परिषद था, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी था, प्रधानमंत्री का कार्य निर्वहन करता था वो। उसी प्रकार से राज्य में भाग 6 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राज्य का जो मंत्री परिषद होता है वह भी किसी कर्तव्यों का, कार्यों का निर्वहन करने के लिए, सलाह देने के लिए ही बनाया गया है। देखिए क्या कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों को, राज्यपाल के कार्यों में सलाह देने के लिए, क्या करने के लिए, सलाह देने के लिए। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल के उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया। क्या कहा गया, कहता सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राज्य मंत्री परिषद कहा जाता है। कहता है राज्यों में, अनुच्छेद 163 कहता है राज्यों में राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल का जो काम होता है उनके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है। और मंत्री परिषद के जो होता है राज्य में, उसे राज्य का मंत्री परिषद कहा जाता है। और राज्य का जो मंत्री परिषद होता है ये राज्यपाल को सलाह देते हैं। अब देखिए यहाँ पे राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद तो गठन कर लिया गया, मंत्री परिषद का बनाया गया, राज्य मंत्री परिषद का गठन हो चुका है अनुच्छेद 163 के तहत। लेकिन यहाँ पे आप लोग बात को मान ले कि मंत्री परिषद जो भी सलाह देते हैं राज्यपाल को, कोई भी विचार विमर्श करके उसके ऊपर कोई अगर मसौदा तैयार करके सलाह अगर राज्यपाल को भेजते हैं, तो राज्यपाल जो है उस मसौदे को, उस सलाह को पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार दोबारा सोचने के लिए फिर से मंत्री परिषद को लौटा सकता है एक बार। कहता है राज्यपाल को यह अधिकार है कि राज्यपाल जो है मंत्री परिषद द्वारा दिए गए जो विचार है, यानी कि जो उनका सलाह है, उस सलाह को पुनर्विचार करने के लिए मंत्री परिषद को वापस एक बार लौटा सकती है। और ये जो अधिकार दिया गया इनको, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसी संशोधन के तहत में राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि इनके पास में जो भी सलाह आएगा उस सलाह को राज्यपाल एक बार उनको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो कब अधिकार दिया गया इनको, 1978 ईस्वी में। कौन सा संशोधन था वो, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। तो ये हमारा हो गया राज्य का मंत्री परिषद के बारे में, जो कि अनुच्छेद 163 में वर्णन है। अब देखिए राज्य का जो मंत्री परिषद होता है उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के। राज्य का मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और दूसरा होता है उप मंत्री। हम लोग संघ में भी पढ़े थे, भाग 5 जब संघ चल रहा था तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे केंद्र वाला में, कि उसमें भी मंत्री परिषद जो था उसमें भी 3 प्रकार के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री उसमें भी था। और यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य वाला में भी कि राज्य मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं एवं उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स हमने पिछले में कवर किया है कि राज्य मंत्री क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री क्या है, उप मंत्री क्या है। लेकिन बस फर्क क्या है, वो संघ का था और ये हम लोग राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए मंत्री परिषद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे कि राज्य मंत्री परिषद जो होते हैं, राज्य मंत्री परिषद जो 3 प्रकार का मंत्री है इसमें, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। इन मंत्रियों में जो सदस्य होते हैं, इनको राज्य के विधानसभा या विधान परिषद, राज्य के विधानसभा या विधान परिषद में से किसी न किसी एक की सदस्यता इनको होनी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये मैक्सिमम यानी कि 6 माह तक ही मंत्री पद पर बने रहेंगे। कहा जाता है, संविधान में कहा गया है कि राज्य का जो मंत्री परिषद होता है उनके जो सदस्य हैं उनको राज्य विधानसभा का या तो राज्य विधान परिषद का, इन दोनों में से किसी न किसी एक सदन का सदस्यता उनको होना अनिवार्य है। और अगर ऐसा वो नहीं है तो मैक्सिमम 6 माह तक वो जो है इस प्रकार के रूप
में बिना सदस्यता ग्रहण किए 6 माह तक अपने पद पर बने रहेंगे। 6 माह के अंदर उनको अगर सदस्यता ग्रहण नहीं हुई, वो सदस्यता ग्रहण नहीं किए तो उनको मंत्री पद से हटना होगा। ये हमारा हो गया राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में। अब देखिए यहाँ कहता है कि यहाँ लिखे हुए हम लोग 51वां संविधान संशोधन 2003, 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसका ये प्रावधान करता है कि राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या जो है वो कुल सीट का 15% से अधिक और 12 से कम नहीं होगी। देखिए एक संशोधन हुआ 91, 51वां संसद 91 संविधान संशोधन 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में हुआ। और ये संशोधन के तहत में ये प्रावधान किया गया, ये लागू किया गया, नियम बनाया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या, राज्य मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या होगी वो विधानसभा के कुल सीट का 15% से ज्यादा नहीं होगी, 15% से ज्यादा नहीं होगी और 12 से कम नहीं होगी। 15% में 15% ज्यादा होना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं। परसेंटेज में अगर कहें कुल विधानसभा सीट जितना होगा उसका 15% ज्यादा सदस्य इसमें नहीं हो सकता है। और कम से कम बात करें तो कम से कम 12 सदस्य से कम नहीं होना चाहिए, 12 से ज्यादा होना चाहिए। ये कब किया गया? 2003 में ये प्रावधान किया गया। अब देखिए अनुच्छेद 163 के बाद में अनुच्छेद 164 आता है। क्या आता है? अनुच्छेद 164 का एक, यानी 164 का एक बोलिए या अनुच्छेद 164 बोलिए, जो भी कहिए। कहता है क्या? यह अनुच्छेद कहता है कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाता है। देखिए क्या कहता है? अनुच्छेद 164 यानी कि हमारा राज्य का जो मुख्यमंत्री बनता है वो अनुच्छेद 164 के तहत बनता है। किस तहत बनता है? अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो बहुमत दल के नेता होते हैं। बहुमत प्राप्त दल जो नेता होता है उन्हीं में से एक को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, चुनता है। कौन चुनता है? तो राज्यपाल चुनता है। देखिए यहाँ कहते हैं अनुच्छेद 164 कहता है कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त करते हैं तथा देखिए सबसे पहले क्या किया गया? राज्यपाल जो अनुच्छेद 164 के तहत में बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत जिसको प्राप्त अधिक है, वो जो ज्यादा जीत गए, जिसको ज्यादा सीट मिला है वो बहुमत प्राप्त करते हैं और उन्हीं में से किसी एक को राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। और जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्या करते हैं? पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करती है? राज्यपाल, अनुच्छेद 164 में। और 164 में ही ये बातें कही गई है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं उनका जो पद होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं, यानी कहने मतलब है जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक वो मंत्री पद पर रह सकते हैं। अब अनुच्छेद 164 का 2, अनुच्छेद 164 का 2 कहता है कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्या कहते हैं? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। देखिए हम लोग संघ में पढ़े थे कि लोकसभा का मतलब कि संघ का जो मंत्रिपरिषद था, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा प्रति उत्तर, केंद्र में बोले तो लोकसभा प्रति उत्तरदायी है और यहाँ कहता है राज्य में जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये अनुच्छेद 164 का 2 कहता है। अनुच्छेद 164 का 2, अनुच्छेद 164 में क्या था? मुख्यमंत्री के बारे में था, नियुक्ति के बारे में। और 164 का 2 में क्या कहता है? राज्य का जो मंत्रिपरिषद होगा वो सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 164 का 3 है। 164 का 3 कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होंगे वे अपने कर्तव्य निर्वहन के पूर्व का मतलब हो गया वो अपने काम काज करने से पहले, यानी राज्य 164 का 3 कहता है, 164 का 3 का कहना है कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है उनके जो सदस्य होते हैं वो अपने कर्तव्यों यानी अपने कार्यों को पूरा करने से पहले, यानी कार्य शुरू करने से पहले जो है अनुसूची 3 के तहत, तीसरी अनुसूची के तहत कहता अपने कार्यों को निर्वहन करने से पूर्व, यानी अपने काम काज को स्टार्ट करने से पहले जो है अनुसूची 3 के अनुसार वो अपना शपथ ग्रहण लेंगे। क्या कहते हैं? अपना शपथ ग्रहण लेंगे। कहता है कि राज्य का मंत्रिपरिषद जो अपने कर्तव्य निर्वहन से पूर्व तीसरी अनुसूची के अनुसार यानी प्रावधानों के तहत जो है शपथ ग्रहण प्राप्त करेंगे। कहने मतलब अनुच्छेद 164 का 3 कहता है राज्य का मंत्रिपरिषद होता है उनका शपथ ग्रहण के बारे में। राज्य मंत्रिपरिषद के जितने सदस्य होते हैं जो मंत्री बनते हैं उनका शपथ ग्रहण किसमें है? अनुच्छेद 164 के 3 में है। और वो जो शपथ ग्रहण लेते हैं किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 3 के तहत, अनुसूची 3 के तहत जो अपना शपथ ग्रहण लेंगे। और ये बातें कब की गई? किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 164 का 3 में। इसके बाद आ जाता है हमारा अनुच्छेद 164 का 4। अनुच्छेद 164 का 4 कहता है कि कोई भी व्यक्ति विधानमंडल जो होते हैं, विधानमंडल जो हमारा विधानसभा एवं विधान परिषद मिलकर के विधानमंडल बनता है, कहता है कोई भी व्यक्ति बिना सदन की सदस्यता ग्रहण किए, क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति बिना सदन की सदस्यता ग्रहण किए हुए मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक वो मंत्री पद पर कार्य कर सकते हैं और 6 माह के अंदर में उनको सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको मंत्री पद से त्याग देना, मतलब मंत्री पद से उसको हटा दिया जाएगा, उसको हटना पड़ जाएगा। और यह अनुच्छेद 164 का 4 कहता है।
अब अनुच्छेद 164 का 5 कहता है, देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 164 का 5 कहता है कि जितने भी मंत्री होते हैं उनके वेतन एवं भत्ते का निर्धारण करता है अनुच्छेद 164 का 5, यानी 164 के 5 में ही वर्णन किया गया है जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में चर्चा की गई है। तो ये हमारा अनुच्छेद 164 का 5 हो गया। तो हम लोग 163 से लेकर के 64, 64 का 2, 64 का 3, 64 का 4, 64 का 5, अनुच्छेद 163 से लेकर के 164 का 5 भाग तक हम लोग इसको यहाँ कवर किए हैं। आप लोग इस बार एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले अच्छी तरह से, फिर हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। अनुच्छेद 164 के 5 के बाद हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं कि मुख्यमंत्री का क्या क्या कार्य है, वो कैसे बनता है, उसके बारे में विवेचना मतलब क्या क्या वर्णन किया गया है। देखो देखिए कहता है कि मुख्यमंत्री जो है विधानसभा का नेता होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है, विधानसभा का नेता होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। कहता है मुख्यमंत्री जो विधानसभा के नेता होते हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र सीमा उनकी 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। कहते हैं मुख्यमंत्री जो विधानसभा का नेता होता है और मुख्यमंत्री बनने के लिए उसकी उम्र सीमा जो है कम से कम जो है उनका 25 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके बाद कहते हैं कि मुख्यमंत्री जब जीत करके सदन में आते हैं, मुख्यमंत्री जब निर्वाचन कर लिया जाता है, बहुमत दल के जो नेता से को मुख्यमंत्री रूप में नियुक्त किया जाता है, उनको जो शपथ ग्रहण दिलवाते हैं, शपथ ग्रहण कौन दिलवाते हैं, राज्यपाल। यानी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं, उनको राज्यपाल दिलाते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री का शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं। इसके बाद कहता है मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र भी जो है राज्यपाल को ही देते हैं। मुख्यमंत्री को अपने अगर पद से हटना हो, उनको अगर त्यागपत्र देना हो, तो उनके त्यागपत्र को कौन ग्रहण करते हैं, राज्यपाल ग्रहण करते हैं। अगर वो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देंगे तभी उनको त्यागपत्र एक्सेप्ट किया जाएगा, अन्यथा उनका त्यागपत्र एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को ही देंगे। इसके बाद है कोई भी व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं जब तक कि वो विधानसभा का उसमें जो उसका जो बहुमत हो यानी कि प्राप्त हो। कहता है कि कोई व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे जब तक कि उसे विधानसभा का बहुमत प्राप्त होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा, देखिए हमें तुरंत लिखे हैं यहाँ पे, बता रहे हैं कि विधानसभा का वो नेता होता है और तब तक कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बना रहेगा जब तक जो है उसका विधानसभा में उसका मत जो है अत्यधिक मात्रा में रहेगा, यानी कि बहुमत का सत्ता उसको हाथों में रहेगी। इसके बाद है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभा से भाग लेते हैं, विधान परिषद से सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो कहता है यहाँ पे हम इसका अगला पॉइंट हमारा कहता है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तब नहीं लेंगे जब कोई व्यक्ति जो है विधान परिषद के से सदस्य के रूप में हो और वो मुख्यमंत्री बना हो। यानी कहने का मतलब है अगर विधान परिषद का सदस्य अगर मुख्यमंत्री बना हो तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। यही अगर वो विधानसभा का होगा तो वो चुनाव भाग में राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग वो तब नहीं लेंगे जब वो विधान परिषद का सदस्य होगा। यानी कि विधान परिषद के सदस्य से अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो वह मुख्यमंत्री यानी वह व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ये हमारा ये पॉइंट कहता है। कहते हैं कि मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए, अब मुख्यमंत्री को देखिए पद से हटाने का एक प्रक्रिया है। कहता है मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए विपक्षी पार्टी के जो नेता सदस्य होते हैं, कहता है मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए विपक्ष दल के जितने भी सदस्य होते हैं उनको जो है सदन में वो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उसके खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि यानी कि ये जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं, ये ढंग से नहीं चला रहे हैं अपने आप को, देश राज्य का शासन सही से नहीं चल रहा है, तो उनके खिलाफ जो है वो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। कौन लाते हैं विश्वास प्रस्ताव, विपक्ष के नेता। कौन लेते हैं, विपक्ष के नेता। यानी विपक्ष के पार्टी के जितने सदस्य होते हैं, नेता जन होते हैं, वो क्या करते हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो विश्वास प्रस्ताव सदन में लाते हैं और सदन में यदि वो विश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से अगर पेश कर दिया जाता है यानी पारित अगर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है मुख्यमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ जाएगा और त्यागपत्र किसको देगा, तो राज्यपाल को। यानी यदि मुख्यमंत्री के खिलाफ वो विश्वास प्रस्ताव सदन में साधारण बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देगा और त्यागपत्र किसको देगा, तो राज्यपाल को देगा। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब ये देखिए हमारा अनुच्छेद 166 है। 164-65 के बाद हमारा अनुच्छेद 166 आता है। 166 में कहता है कि इसमें राज्य सरकार के कार्यों के संचालन के वर्णन किया गया है। यानी राज्य सरकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और राज्य सरकार का क्या कार्य है, वो संचालन किस प्रकार से करेगी, उनके कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार से उसको करना होगा, ये इनके बारे में जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 166 में कहा गया है। कहता है राज्य सरकार के कार्य संचालन की चर्चा की गई है। राज्य सरकार अपना कार्य कैसे करती है, तो संचालन किस प्रकार से होना चाहिए, उन सब के बारे में जानकारी देता है अनुच्छेद 166 देता है। राज्य सरकार के कार्य के बारे में चर्चा किसमें किया गया, अनुच्छेद 166 में। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 167 है। अनुच्छेद 167 में जो है
कहता है यह मुख्यमंत्री के कार्यों का यानी कर्तव्यों का बारे में बताता है। अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य होता है, इनका क्या कार्य है, इनके बारे में उनको अवगत कराता है। यानी अनुच्छेद 167 के तहत ही जो है मुख्यमंत्री को उनके कार्यों के बारे में उनको अवगत कराया गया है। देखिए मुख्यमंत्री का काम क्या होता है, मुख्यमंत्री का काम होता है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है, राज्य का मंत्रिपरिषद कोई भी निर्णय लिया, ठीक है, तो राज्य के मंत्रिपरिषद अगर कोई भी निर्णय लिए हैं, कोई कानून बन रहा है, उस पर कोई निर्णय लिया गया राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा, तो उनके निर्णयों को राज्यपाल तक पहुंचाने का काम कौन करेंगे, तो मुख्यमंत्री करेंगे। कहने का मतलब हो गया कि राज्य मंत्रिपरिषद के लिए गए निर्णयों को राज्यपाल को अवगत कराने का काम कौन करेंगे, तो मुख्यमंत्री करेंगे। और अनुच्छेद 167 में इसका वर्णन है। कहता है अर्थात हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो काम करते हैं वो किस रूप में काम करते हैं, तो काम करते हैं राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के योजक के कड़ी के रूप में, यानी कि दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि राज्य मंत्रिपरिषद अगर कुछ बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके बारे में सूचना किसको देगा, राज्यपाल को देगा। यानी कि राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है बीच में, तो मुख्यमंत्री कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद के योजक कड़ी के रूप में काम करते हैं। जो हमारा अनुच्छेद 167 है ये मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में वर्णन करता है। यानी अनुच्छेद 164 में हमारा क्या बना, मुख्यमंत्री बना, और 167 में क्या हो गया, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन के बारे में बात की गई है। तो आप लोगों को ये पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया बात, मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, मुख्यमंत्री को कैसे हटाया जाएगा, मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं, मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है, और इस प्रकार से हमने इन सबको अच्छी तरह से समझ लिया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम लोग है इसके बारे में ही, यहाँ तक मुख्यमंत्री का बातें खत्म होती है, और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा महाधिवक्ता टॉपिक है, इसी में हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग राज्य विधान महाधिवक्ता के बारे में जानते हैं। अभी हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में जान लिए, मुख्यमंत्री का क्या क्या कर्तव्य है। उनके बाद जो है राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, इसके बारे में लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है, लेकिन एग्जाम में अगर कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है महाधिवक्ता संबंधित, तो इन्हीं बिंदुओं में से किसी प्रश्न को पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इन बिंदुओं को समझते हैं कि महाधिवक्ता संबंधित क्या क्या बातें की गई है। कहता है कि महाधिवक्ता जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है, राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। हम लोग केंद्र में भी कानूनी सलाहकार के बारे में पढ़े थे, और यहाँ हम लोग राज्य में भी पढ़ रहे हैं। तो कहता है कि महाधिवक्ता को राज्य का कानूनी सलाहकार कहा जाता है। यानी राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है वो कौन होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है, राज्य का महाधिवक्ता को। कहते हैं महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ी वकील होता है। महाधिवक्ता को सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार माना गया है राज्य सरकार, और राज्य सरकार का जो है ना सबसे बड़ा वकील किसको कहा जाता है, महाधिवक्ता को। कहता है महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार का सबसे बड़ी वकील होता है, और पूरे राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष जो है महाधिवक्ता ही रखते हैं। कहने का मतलब हो गया कि महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्य सरकार का सबसे बड़ी वकील है, और ये राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय में, किसी भी राज्य के भीतर किसी भी उच्च न्यायालय में जो है ये क्या करेंगे, सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोई भी अगर पक्ष रखना होगा तो महाधिवक्ता ही रखेंगे। यानी सरकार की तरफ से कोई भी फैसला, राज्य सरकार का अगर कोई केस उस लड़ना हो या कोई भी तरह का बात अगर कुछ न्यायालय में रखना हो, तो इस बात को कौन रखेंगे, तो महाधिवक्ता रखेंगे। इसलिए महाधिवक्ता को राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कहा गया है, और इसको राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील माना गया है। कहते हैं महाधिवक्ता के रूप में उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। देखिए महाधिवक्ता बनने की योग्यता क्या हो गया है, एक तरह से कह सकते हैं इसको महाधिवक्ता की योग्यता। महाधिवक्ता के रूप में उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसके अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय, क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। क्या होना चाहिए, उच्च न्यायालय का जज, यानी उच्च न्यायालय का जज यानी न्यायाधीश बनने की उसके अंदर में योग्यता अगर होगी तो उस व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल जो है उस व्यक्ति को महाधिवक्ता के रूप में निर्वाचित करते हैं, यानी नियुक्त करते हैं जिसके अंदर जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है, महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। कहते हैं महाधिवक्ता को जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। किसे दिया जाता है, संचित निधि से। और इनका वेतन जो है 2,25,000 है। कितना है, 2,25,000। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लें, महाधिवक्ता का जो वेतन मिलता है ये 2,25,000 रुपया पर महीना मिलता है। और इसको जो वेतन दिया जाता है किस निधि से, तो संचित निधि से। संचित निधि से ही सारे सांसद जितने भी हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं सबको जो वेतन भत्ता जो भी दिया जाता है संचित निधि से ही दिया जाता है। तो इसी प्रकार से महाधिवक्ता को जो वेतन दिया जाता है संचित निधि से ही दिया जाएगा। फिर कहता है अनुच्छेद 165 आ गया हमारे यहाँ पे। देखिए अनुच्छेद 165 क्या कहता है, इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 165 कहता है कि महाधिवक्ता की जो है नियुक्ति जो है राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। और इसके बारे में जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, इसकी चर्चा की गई है। अब कहता है कि महाधिवक्ता कोई
महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है। महाधिवक्ता जो है पद, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यानी संविधान में महाधिवक्ता का कार्य सीमा यानी कि कोई कार्य करने का जो कार्यकाल होता है, इनका कोई निर्णय मतलब वर्णन नहीं किया गया है। तो इनका जो कार्यकाल का जो समय होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन तक बना रहता है। यानी राज्यपाल जब तक चाहेंगे महाधिवक्ता अपने पद पर कार्य कर सकते हैं, और जब चाहेंगे वो महाधिवक्ता को पद से हटा सकते हैं। वही कह रहे हैं कि राज्य महाधिवक्ता को कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन तक ही अपने पद पर ये बने रह सकते हैं, यानी बने रहते हैं। फिर कहता है कि महाधिवक्ता अपने पद पर रहते हुए, महाधिवक्ता ऐसा महाधिवक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने पद पर रहते हुए अपना निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कहते हैं वो, महाधिवक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने अगर पद पर है, महाधिव कोई व्यक्ति अगर महाधिवक्ता हो गए, नियुक्त हो चुके हैं, तो महाधिवक्ता पद पर रहते हुए अपना निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि वह राज्य सरकार का जो भी अगर उसके खिलाफ अगर कोई वाद आएगा, कोई केस आएगा, तो उसके खिलाफ ये अपना कार्रवाई नहीं करेंगे। वैसे स्थिति में ये अपना उसके खिलाफ से कोई भी सपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं निजी प्रैक्टिस उस स्थिति में इसको छोड़ना होगा। तो ये कहते हैं महाधिवक्ता अपने पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये था हमारा महाधिवक्ता संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पॉइंट्स था, जिससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं देखने के लिए आज तक मिला है। और देखिए पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इतना जो हम लोग महाधिवक्ता के बारे में जान गए, तो महाधिवक्ता टॉपिक से इतना एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मायने रखता है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार का मैं प्रत्येक टॉपिक का, संविधान का जितना टॉपिक्स है मैं सबको कवर कराऊंगा। और मेरे चैनल पे आप लोग बने रहें, मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और बहुत ढेर सारा प्यार दें। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।